Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safiuddin and I'm your science teacher. Today we are going to start our new chapter Forces and their Effects. Open your book at page number 90. फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश या पुल मतलब धक्का देना किसी चीज को या फिर उस चीज को खींचने को हम फोर्स कहते हैं। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स करीब आएंगे, टच होंगे तो ही फोर्स जो है होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी कार को पुश कर रहे हैं तो टू ऑब्जेक्ट्स है, टू थिंग्स हैं। एक हम जो पुश कर रहे हैं और कार जिसको हम पुश कर रहे हैं, तो टू ऑब्जेक्ट्स आए हैं तो जो है फोर्स जो है स्टार्ट हुई है लगना यहाँ पर। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो बहुत डिस्टेंस से भी चीज़ों को होल्ड कर रखती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारे अर्थ में, वो हम हमारी नॉन लिविंग थिंग्स सबको जमीन पर रखती हैं खींच के अपनी तरफ होल्ड करके, और हवा में उड़ने नहीं देती। हद तक कि मून जो कि हमसे 3,50,000 किलोमीटर दूर है, उसको भी होल्ड करके रखती है उसकी ऑर्बिट में। उसको भी उस ऑर्बिट से निकलने नहीं देती ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जो फोर्सेस होती हैं बहुत सारे इफेक्ट्स करती हैं चीज़ों पे। जैसे कि हमें पिक्चर में देखते हैं टेंशन हो रही है। टेंशन जो है क्या कॉज कर रही है? स्ट्रेचिंग। मतलब हम खींच रहे हैं तो स्ट्रेच हो गया, बीच में देखें पतला हो गया। जैसे कि हम रबर बैंड लेते हैं कोई, रबर बैंड को क्या करते हैं जब स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है? बीच में से वो पतला हो जाता है। और हमने दो जगह से फोर्सेस लगाई, एक जगह से हम राइट हैंड साइड से पकड़ा हुआ और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ के हम जब बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है? फोर्स लगती है दो साइड से। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन जो होता है दबाव डालना, उससे जो है चीज़ें फ्लैटर हो जाती है, मटेरियल पतले हो जाते हैं, बहुत छोटे भी हो जाते हैं। बेंडिंग किस वजह से होती है? कोई भी जो फोर्स होती है, जो मतलब वेट वेट कैसा होता है? मतलब हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस अंदाजे से उस चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो वो उसका वेट होता है। तो वेट जो है चीज को बेंड करने में हेल्प करता है। मेजरिंग फोर्स भी एक एनर्जी, एक ताकत है एक तरह की, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है फोर्स मीटर, जो कि हमें बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है इस वक्त किसी भी चीज पे। और उसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है। जैसे कि ये देखें कि फोर्स मीटर है, इसमें क्या है? हमने एक नीचे 1 kg का ब्लॉक लगाया है जिसको हम जो है काउंट करें तो हमें पता है ना कि 1 kg का है। और इस पर फोर्स कितनी लग रही है वो हमें मीटर में पता चलेगा कितनी फोर्स लग रही है। आया 2 न्यूटन लग रही है, 1 न्यूटन लग रही है, 3 न्यूटन लग रही है, जितनी भी न्यूटन फोर्स लग रही है वो यहाँ हमें स्ट्रिंग में पता चलता है। और इसी के जरिए हम पता लगाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कितना जो है पुल कर रही है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। और वाई डू थिंग्स फ्लोट? थिंग जो है पानी में तैरती क्यों है? जैसे कि हमारे शिप्स जो है पानी में तैरते कैसे हैं? एक फिनोमेना है अर्थ थ्रस्ट। अर्थ थ्रस्ट क्या होता है? अब यहाँ एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक न्यूटन फोर्स मीटर लिया है जिसमें हमें न्यूटन में फोर्स पता चलती है। हमने एक 20 किलोग्राम का या 20 न्यूटन जो है इसमें फोर्स बता रहा है हमें कि इसको उठाने में लग रही है। ठीक है। अब हमने इसको वाटर भरे हुए बीकर में रखा तो क्या हुआ? फोर्स जो थी वो एकदम से कम हो गई। मतलब जो फोर्स यहाँ लग रही थी वो फोर्स यहाँ पर नहीं लगने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है यहाँ पर अर्थ थ्रस्ट लगा, वाटर का अर्थ थ्रस्ट फोर्स, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वाटर की भी उस चीज को होल्ड करने में। कभी आपने देखा हो पूल्स में, वाटर जो पूल्स होते हैं उसमें आप स्विमिंग कर रहे हो, तो कभी आपने जो है कॉर्नर से लग के देखा होगा आप खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। तो वो क्या होता है? वाटर अप थ्रस्ट लगा रहा होता है, अपवर्ड फोर्सेस लगा रहा होता है कि ताकि आप ऊपर फ्लोट करने लगे। एक हम ब्लॉक लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, उसका वेट है 20 N, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब उस वो जो है द ब्लॉक डिस्प्लेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में ही हमने उसको डाला। जो अर्थ थ्रस्ट होगा वो 10 न्यूटन होगा। तो क्या हुआ? अब जो ब्लॉक है वो कितना हो गया? 10 न्यूटन का हो गया। मतलब पहले 20 न्यूटन का था जब हमने नहीं डाला था उस वक्त तक, तो 20 न्यूटन का। जब वाटर ने लगाया अब थ्रस्ट 10 न्यूटन, तो जो है कितना बाकी रह गया उसका वेट? सिर्फ 10 न्यूटन। देखिए मतलब अब वाटर में डालने से उसकी फोर्स जो है उसका न्यूटन, उसका वेट जो है हाफ हो गया। तो इस वजह से थिंग्स फ्लोट करने लगती हैं। लेकिन ये कोई मेटल है ये फ्लोट नहीं करता। बाकी जिसकी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी डेंसिटी, वो चीज़ फ्लोट करेगी। यहाँ पर जो ये हमारा थिंग ये जो हमने लिया हुआ है ब्लॉक, इसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है डेंसिटी, तो ये फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हर चीज़ पे पानी अपना थ्रस्ट लगाता है जिसके ज़रिए चीज़ें फ्लोट करने लगती हैं। बैलेंस फोर्सेस।
ये बोर्ड जो होते हैं फ्लोट कैसे करती हैं? एक तो पानी के अपथ्रस्ट की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी अपना अपवार्ड पुश करता है। और दूसरा, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो इसकी जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उस हिसाब से इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ही बड़ा सरफेस एरिया, तो वो हर उस पर डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से पूरा हम वेट से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम को, तो जो है जो डेंसिटी बनेगी वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी। इस वजह से ये बोर्ड जो है फ्लोट करती हैं इसके ऊपर, बैलेंस भी रखती हैं। डेंसिटी को मालूम कैसे करते हैं? मास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम से उसको डिवाइड करके हम मालूम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। अगर जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी डेंसिटी आई तो रिजल्ट में, तो वो फ्लोट करेगी। अगर ज़्यादा हो गई इससे तो वो क्या होगी? पानी में डूब जाएगा। स्ट्रेचिंग मटेरियल्स, हम कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम अगर स्ट्रेच करें, खींचें, तो क्या होगा? वो मटेरियल जो है एक हद तक खींचेंगे, उसके बाद वो क्या होगा? जैसे ही हम उसको फोर्स रिलीज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उस हम जो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो रबर बैंड होते हैं उसको हम इतना स्ट्रेच करते हैं, फिर हम जब काफी टाइम तक उसको पकड़ के रखें बेशक, लेकिन वो क्या होगा? जैसे ही हम फोर्स रिलीज करेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। कुछ मेटल वायर्स भी होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब उसको हम स्ट्रेच करें तो वो बाद में ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, स्प्रिंग बैक हो जाते हैं। लेकिन अगर फोर्स बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो तो क्या होता है? वो अपनी इलास्टिक जो इलास्टिसिटी होती है उनकी वो लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है और उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो परमानेंटली स्ट्रेच ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कितने भी आप स्ट्रेच कर लो उसकी लिमिट तक, उसके बाद आप जब फोर्स रिलीज करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स तो आपने देखी होंगी, बहुत सारे आपके टॉयज में भी होती है, कार्स में भी होती है, बाइक्स में भी स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, फोर्स जो है उस पर लगती है, वो खींचता चला जाता है। फोर्स पर डिपेंड करता है कि हम कितनी फोर्स लाएंगे तो उस पर कितना ज़्यादा वो स्ट्रिंग अपना इलास्टिसिटी यूज़ करेगा और वापस फिर अपनी जगह पे चले भी जाएगा। ऐसे कहीं यहाँ देख सकते हैं कि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स होती है। अगर हम 1 न्यूटन लगाएंगे तो स्प्रिंग 10 मिलीमीटर नीचे आएगा, मतलब स्ट्रेच होगा, एक्सटेंशन होगी, बढ़ेगा। 2 न्यूटन लगाएंगे 20 होगा, 3 न्यूटन 30, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। लेकिन इसकी भी एक हद होती है, एक लिमिट्स होती है। उस लिमिट के बाद ये स्प्रिंग भी टूट जाता है। ज़्यादातर स्प्रिंग जो है इनकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ स्प्रिंग ऐसे भी होते हैं जिनकी लिमिट ज़्यादा नहीं होती। स्प्रिंग्स हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा यूजेबल हो गए हैं कि हमारे एक पेन तक में जो है स्प्रिंग यूज़ हो रहा है। हमारी हर चीज़ में स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं। स्प्रिंग्स जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मेटल, ज़्यादातर स्प्रिंग्स मेटल्स के ही बने हुए होते हैं। कुछ स्प्रिंग्स होते हैं प्लास्टिक वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन वो इतने खास चीज़ों के नहीं बने होते, काम के नहीं होते। व्हाट इज वेट? वेट क्या है? 300 साल पहले एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने आइडिया बताया था कि हर मास जो है हमारी दुनिया पे, हमारी अर्थ पे वेट रखता है और वो हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थ है वो तकरीबन 6 मिलियन 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 टाइम बड़ा है, किलोग्राम बहुत बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है और उस चीज को जमीन पे ही रखती है। चाहे हम कहीं से भी उसको ड्रॉप करें वो डायरेक्ट आगे नीचे फ्लोर पे ही गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी एंड वेट, वेट और ग्रेविटी क्या होता है? अगर हम एक बैग को लिफ्ट करें ग्राउंड से तो हमें फोर्स यूज करनी पड़ती है बहुत सारी। तो उस फोर्स जो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, उठाना पड़ रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। और फोर्स जो मेजर होती है वो न्यूटन मीटर से मेजर होती है, क्योंकि जो वेट जो होता है, फोर्स जो होती है वो मेजर्स ही न्यूटन में होती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ये एक न्यूटन मीटर है, ये फोर्स मीटर है, इसमें न्यूटन में फोर्स मालूम होती है। और जो हमें इस ताकत लग रही है इस बैग को उठाने में, उसको हम वेट कहते हैं। और जो मास होता है जो एक्ट करता है ग्रेविटी पे, उसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। जैसे कि जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, फोर्स हमें जो लग रही है उससे हम न्यूटन में मेजर कर रहे हैं, उसको हम वेट कह रहे हैं। और जो मास, इसका पूरा जो जिस चीज पे हम रखेंगे वो हमें वेट बताएगा, मास बताएगा इसका, वो उसका मास कहलाएगा, वो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। देखें यहाँ पर दो जो है एक एस्ट्रोनॉट है, उसने एक 1 किलोग्राम शुगर ली है स्टोर से,
और उसने यहाँ अर्थ पर जहाँ भी जेट ट्रैवल भी करे, कहीं भी करे, उसकी जो फोर्स लग रही है जमीन की, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो उसका वेट होगा वो 10 न्यूटन रहेगा। मास उसका 1 kg ही है, लेकिन जो वो है, वो फोर्स जो लग रही है उसमें, वेट जो है उसका 10 न्यूटन है। अब अगर वो वही शुगर का बैग लेके मून पे जाएगा, अगर वो रास्ते में जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसके दरमियान भी देखेगा, तो वो उसका फोर्स 10 न्यूटन ही होगा। लेकिन जब वहां पर वो गया तो क्या हो गया, वो 1.6 न्यूटन हो गया। इतना ज्यादा फर्क क्यों? क्योंकि जो है मून जो है अर्थ के बनिस्बत बहुत छोटा है, तो उस वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम है। तो इस वजह से जब हम वहां पर कोई चीज भी लेके जाएंगे तो उसका वेट इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। कैलकुलेटिंग वेट, हम वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल है कि हमें पता है कि जो है कोई भी चीज, जो चीज दे रहा है उसका मास कितना है। उस मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो भी वहाँ की होगी, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, मार्स हो, जुपिटर हो, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस चीज का वेट पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने रोबोट बनाया, उसका वेट था, उसका मास था 100 किलोग्राम, जब वो अर्थ पे बनाया गया था। तो उसकी ग्रेविटी जो है, जो अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, अगर वो मार्स पे भेजा तो उसकी 3.7 जो है न्यूटन पर किलोग्राम जो है उसकी ग्रेविटेशन फोर्स है मास की। तो बताइए दोनों पे, अर्थ पे और मार्स पे, दोनों में उसका वेट क्या होगा, उसका फोर्स जो न्यूटन मीटर से हम मालूम करते हैं, वेट जो होगी वो क्या होगा? सब सिंपल, हम क्या करेंगे, मास ऑन अर्थ जो था किलोग्राम, 100 किलोग्राम था। जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या है, 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। हम क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में मास की जगह 100 पुट करेंगे और ग्रेविटी की जगह 9.8 पुट करेंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 न्यूटन, मतलब 980 वेट है इसका अर्थ पे। इसी तरह से जब हम उस मास को मार्स पे लेके जाएंगे, तो मास तो उसका जो है 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहां पर क्या हमने पढ़ी, 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम। हम इन दोनों को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 370 न्यूटन न्यूटन आएगा। तो मतलब वहां पर जो उसका वेट होगा वो 370 न्यूटन होगा। देख सकते हैं आप कितना बड़ा फर्क है। ऐसा फर्क क्यों है? क्योंकि जो है अर्थ के मुकाबले में मार्स बहुत छोटा है। जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, जो चीज जितनी छोटी होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही उतनी ही कम होगी। स्लोइंग डाउन थिंग्स, स्लो कैसे करते हैं डाउन थिंग्स, कैसे हो जाती हैं? अगर हम देखें, हम बाइक साइकिल चला रहे हैं या बाइक भी चला रहे हैं, अगर मैं बाइक को एक्सलेशन देना बंद कर दें और साइकिल में पेडलिंग करना बंद कर दें, तो क्या होगा, बाइक आहिस्ता 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 स्लो होती जाएगी, एक वक्त आएगा बाइक खुद ब खुद रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दो वजूहत की वजह से, एक फ्रिक्शन रगड़ से और एक एयर रेजिस्टेंस की वजह से। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो रगड़, अगर हम देखें हर जगह जो है खुरदुरी सरफेसेस होती है, चाहे कितनी शाइनी क्यों ना हो, सरफेस जो है खुरदरी होती है। तो क्या होता है, वो रगड़ लग लग के जो है वो एक फोर्स हमें रोक रही होती है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, हवा जो होती है वो हमें रोकती है। हवा की ये खास बात है कि वो हर चीज को जाके, जैसे दो फोर्सेस मैंने आपको बताया था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो क्या हुआ, बाइसाइकिल एक फोर्स जा रही है और सामने से हवा एक फोर्स आ रही है। जब ये दोनों फोर्स जो है कॉन्टैक्ट हुई, तो क्या हुआ, फोर्स जो है वो वहां पर लगी और जो है उस बाइक को, उस बाइसाइकिल को रोकने में मदद करी। हालांकि देखा जाए तो बाइसाइकिल की स्पीड ज्यादा थी, फोर्स ज्यादा थी, और जो विंड की फोर्स थी वो कम थी। लेकिन उसने क्या किया, एक्ट किया, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली, बहुत टाइम टेकिंग हुआ वो रेजिस्टेंस को, बाइसाइकिल को रोकने में। इसी तरह से फ्रिक्शन जो होती है, जैसे हम जो ब्रेक्स यूज करते हैं, तो ब्रेक का जो जहां पे ब्रेक यूज हो रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है, वो देखा होगा हमने, बहुत शाइनी सरफेस होती है, बहुत प्लेन होती है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना बहुत ज्यादा गौर से, तो क्या होगा, वहां भी सरफेसेस ऊपर नीचे होंगी, खराब होंगी, खुरदरी होंगी। तो उस खुरदरी फोर्सेस की वजह से हमारे ब्रेक्स जो है यूज हो पाते हैं और हम जो है स्टॉप कर पाते हैं। तो उस रगड़ से लगने से जो फोर्स पैदा होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। कॉपी वर्क में हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके हमारे जो वर्क बाकी था पहले वो करेंगे। फिर जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी जो वर्किंग्स हैं वो सारी, हम जो काम करना है हमें वो हम देखेंगे अभी, और फिर आप अपनी कॉपीज में करेंगे जैसे कि आपको वर्कशीट में बताया गया है। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा था लास्ट चैप्टर, वो यहाँ पे कंटिन्यूड है हमारा, कि जो है जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो हमारा काम रह गया था वो हम कंटिन्यू करेंगे अभी। लेकिन आपको इस तरह को टाइटल पेज नहीं बनाना, इसे आपको मैंने बताने के लिए रखा है कि यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है हमारा लास्ट चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में है हमारे ट्रू फॉल्स, जो लास्ट वर्क है उसके बाद ही ट्रू फॉल्स आना है। Number one, when 50 centimeter cube of water is added to 50 centimeter cube of alcohol mixture,
has a volume of only 95 centimeter cube. This is because some of the alcohol has evaporated. ये हमने क्वेश्चन में भी पढ़ी है बात कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान स्पेस होती है, वो स्पेस में चले जाते हैं तो थोड़ा सा उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. लेकिन एवेपोरेशन की वजह से ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे हैं. नंबर 2, all substances expand when they are heated because the heat forces their particles together. सारे जो मेटल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको जब हीट करते हैं तो क्या होता है, फैल जाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे की तरफ जब वो गर्माहट हम उनको हीट देते हैं. ये ट्रू स्टेटमेंट तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. नंबर 3, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. सबसे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे हैं. The higher above sea level you go, the higher the air pressure gets. जितना हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब आसमान की तरफ जाएंगे, एयर प्रेशर कम होता जाएगा. फिर एक ओजोन लेयर आती है, उससे बाहर निकलेगा तो एयर तो खत्म ही हो जाती है वहां पर. नंबर 5, an instrument used to measure air pressure is called a barometer. एक इंस्ट्रूमेंट जो एयर प्रेशर चेक करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं. बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए ऐसे हम यहाँ पर ट्रू लिख रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, पार्टिकल्स का. फिल द गैप्स. जैसे आप लास्ट चैप्टर्स में कर चुके हैं, गैप्स होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं, इस तरह से ये भी हम पढ़ेंगे. इन अ गैस पार्टिकल्स आर बाउंसिंग. पार्टिकल्स जो है बाउंस होते हैं एंड मूव वेरी क्विकली. दे फ्रिक्वेंटली चेंज पोजिशन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन्स एंड फार अपार्ट ऑफ ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर they may be in. Gases have no shape and they can be easily compressed because the particles are not packed closely together. Gases usually have a low density because there are few particles in a small volume. एक गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बाउंसिंग होते हैं, मतलब हिलते रहते हैं, एक जगह पर रहते नहीं है, मूव करते रहते हैं बहुत तेज़ी तेज़ी. और वो जो है जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे से भी दूर रहते हैं, और क्या, कंटेनर की वॉल से भी दूर टकरा टकरा के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. गैसेस की कोई शेप नहीं होती, वो बहुत इजीली कंप्रेस हो सकती हैं, दबाव डाल के उसको छोटी जगह में भी बंद किया जा सकता है. क्योंकि क्यों, इस वजह से कि क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, नॉट क्लोजली पैक्ड टुगेदर. और गैसेस जो होती है उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है. क्यों, क्योंकि जो है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल वॉल्यूम में भी आ सकते हैं, फ्यू पार्टिकल्स जो है स्मॉल वॉल्यूम. अब इसके बाद जो है, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है, उस चैप्टर का आप टाइटल पेज मेंटेन करेंगे. चैप्टर नंबर 6, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स. फोर्सेस और उसके असरात, ताकत और उसके असरात. क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. नंबर 1, व्हाट इज अ फोर्स, हाउ डू दे एक्ट. फोर्स क्या है और किस तरह से वह एक्ट करते हैं. अ फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स कैन मेक थिंग्स स्टार्ट मूविंग एंड आल्सो चेंज देयर स्पीड. Force can change the direction of moving objects. Stretching causes tension. Bending occurs because of the weight. The unit of force is Newton. फोर्स क्या है, एक धक्का देना या खिंचाव लाना. फोर्स जो है किसी भी रुकी हुई चीज को हिलाना, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देती है, उसकी स्पीड बढ़ा देती है मूव करने की. जैसे कि कार से इंजन फोर्स लगाता है तो कार मूव करना स्टार्ट कर देती है. और वही फोर्स किसी भी चीज को डायरेक्शन बदल सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकती है. और उस ऑब्जेक्ट्स को हम खिंचाव भी ला सकते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग क्या करती है, टेंशन कॉज करती है, बेंडिंग कर जाती है. ऐसे हम कोई जो है आयरन वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आयरन को हम जो हैमर से जो है उसको पीटते हैं, ठोकते हैं, तो क्या होता है, बेंड हो जाता है. तो वो हम फोर्स लगाए इनमें, तो क्या हुआ, वो बेंड हो गया. उसके किसकी वेट की वजह से, हैमर की वेट की वजह से, और हमारी फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी वजह से वो बेंड हो गया. तो फोर्स जो है हमारे हर चीज में मदद कर रही होती है. और जो यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू थिंग्स फ्लोट. फ्लोट कैसे करती है थिंग्स. सपोज द ऑब्जेक्ट इज हंग in a beaker of water. The reading on the force meter is smaller. The object appears to lose weight. This is because the amount of upward push or upthrust was equal to the weight of water that has been displaced by the object. It is upthrust that keeps a boat afloat. देखें, अगर सपोज करते हैं, हमसे पहले हम जो यहाँ सपोजिंग कर रहे हैं, लेट सपोज कि एक हमने कोई चीज़ ली,
कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे समझे हमने कोई निडल ले ली कोई आयरन की, अब हमने उसको एक फोर्स मीटर में, मतलब एक हमने एक वेइंग मशीन में उसको हैंग किया, तो हमने उसका जो है नोट किया, उसका जो वेट था वो फर्स्ट करें जो है लेट सपोज 5 मिलीग्राम था। जब हमने उसको वाटर भरा हुआ था एक बीकर में, उसमें डाला, लेकिन पूरा नीचे तक नहीं लगेगा, थोड़ा सा डाला, तो हमने क्या नोट किया कि उसने अपना वेट लूज कर दिया, जैसे 5 ग्राम था तो फर्स्ट करें 4 ग्राम या 3 ग्राम का हो गया। तो उससे हमें क्या पता चला, क्यों हुआ ऐसा, क्यों, क्योंकि वहां पर अपवर्ड पुश था और थ्रस्ट था। ये एक फिनोमिनन है जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि जो है पानी में जब हम कोई चीज डालते हैं तो उसका वेट कम क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है ऊपर की तरफ धक्का लगाता है, और जो है उस फिनोमिनन को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो जो चीज़ें वाटर में इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हम डालते हैं, तो वो अगर उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, डेंसर नहीं होगा ना, तो वो जो है इस पर फ्लोट करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? अ ब्लॉक ऑफ लेड हैज मच मोर मास इन एवरी सेंटीमीटर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड। वी से दैट lead is denser or has a higher density than wood. Density is also mass upon volume. Water has a density of 1 gram per centimeter cube. Objects have a density less than this will float in water or vice versa sink. देखें, एक ब्लॉक है, लेड का हमने लिया है ब्लॉक, वो उसका वॉल्यूम जो है, उसका मतलब जो उसका शेप है, उसका साइज है, वो बिल्कुल सेम उसी साइज का हमने वुड भी लिया, लेकिन क्या है कि लेड जो है भारी है, क्योंकि क्यों, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वो डेंसर होगा ज़्यादा वुड से। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्या है कि डेंसिटी में ये हमें पता चला है कि डेंसिटी किसी भी उसका हम मास और वॉल्यूम, जैसे मास फर्स्ट करें 20 ग्राम था और उसका वॉल्यूम था फर्स्ट करें 10 वॉल्यूम था उसका, तो हमने उसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी होगी। तो लेड की डेंसिटी ज़्यादा थी वुड से, तो क्या होगा, जब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, अब जैसे लेड है, लेड की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से बहुत ज़्यादा आएगी, तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, मतलब पानी में डूब जाएगा। हालांकि वुड की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी, तो क्या होगा, वो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है हैविंग डेंसिटी लेस देन दिस, इस वजह से वो फ्लोट करने लगेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी वुड की डेंसिटी, इसलिए वुड जो है सिंक नहीं करता, ऊपर तैरता रहता है। जो और वॉइस वर्सा का मीनिंग है यही है कि अगर कम होगी डेंसिटी तो वो पानी में डूब जाएगा, अगर ज़्यादा होगी कम होगी डेंसिटी तो पानी के ऊपर रहेगा, और अगर ज़्यादा होगी डेंसिटी तो पानी में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या है? आंसर, force can cause materials to stretch. When force is removed, the material may spring back to its original length. We call this elasticity. For example, rubber band. फोर्स जो है, जो ताकत होती है, वो कुछ मटेरियल्स को खींचने में, स्ट्रेच करने में, बड़ा करने में मदद कर रही होती है, कॉज कर रही होती है। जब फोर्स रिमूव करी जाती है, मतलब जब हम खींच रहे थे किसी चीज को, फिर हमने जब खींचना बंद कर दिया, तो क्या होगा, मटेरियल जो होगा वो अपनी पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल जगह पे, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जैसे कि हम रबर बैंड यूज करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वेट? वेट क्या चीज है? व्हेन वी लिफ्ट अ बैग ऑफ सैंड फ्रॉम द ग्राउंड वी हैव टू यूज फोर्स। वी कॉल दिस फोर्स वेट। जब हम कोई बैग सैंड से भरा हुआ, मट्टी से भरा हुआ उठाते हैं ग्राउंड से, तो जो फोर्स इस्तेमाल होती है उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस क्या चीज है? आंसर है, we know if we stop pedaling a bicycle, it will slow down and stop. To keep a steady speed, we have to keep pushing. This force balances other forces which act against motion. These forces are friction and air resistance. यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम बाईसाइकिल में साइकिल चला रहे होते हैं, तो जब हम उसकी पेडलिंग करना स्टॉप कर देंगे, मतलब हम पेडलिंग नहीं करेंगे, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जब हम रुक जाएंगे। तो क्या होगा, तो जो स्पीड कम हुई वो क्यों हुई? क्योंकि एक फोर्स है जो हमारी तरफ भी फोर्स लगा रही, धक्का लगा रही है, वो क्या है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। एयर जो हवा का दबाव है वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, और फ्रिक्शन जो नवीन से हमारा टायर जो है चल रहा है वो हमें रोकने की कोशिश करता है। तो इन दो फोर्सेस को हम फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम। दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे,
एक कॉलम को हम नेम ए देंगे, दूसरे कॉलम को हम नेम बी देंगे। सबसे पहले हम यहाँ चीजें लिखेंगे, फोर्स, मास, ग्रेविटी, वॉल्यूम, डेंसिटी। और यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो है इनके यूनिट्स, फिर से हम मैचिंग करेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन, मास ओवर वॉल्यूम, केजी। अच्छा, फोर्स को हमें न्यूटन से क्यों मैच किया, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए हमने इससे मैच किया। मास का किलोग्राम होता है, इसलिए इससे मैच किया। ग्रेविटी मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, तो उससे हमने इससे मैच इसलिए किया। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, इसलिए हमने किया। डेंसिटी होता है, जो कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चॉइस करेंगे जो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग फोर्स? कौन से इनमें से ऐसी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स को मेजर करता है? न्यूटन मीटर, जो हमने पढ़ा भी है। न्यूटन मीटर जो है वो फोर्स को मेजर करते हैं, इसलिए हम पे टिक करेंगे। नंबर 2, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स? फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? यहाँ पर न्यूटन होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में पढ़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं क्योंकि इसका राइट आंसर न्यूटन है। नंबर 3, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेट? वेट के यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, जैसे कि अभी हमने जो है मैजदा कॉलम्स में पढ़ा है, तो इसलिए हमने किलोग्राम पे टिक किया है। केजी जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नंबर 4, वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? हमने इस स्टेटमेंट में इसलिए टिक किया है क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो चीज की डेंसिटी, ये जो वाटर की ये डेंसिटी इससे कम होगी तो वो फ्लोट करेगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टिक किया है। नंबर 5, अ मेटल ब्लॉक हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड वेट अबाउट 20 न्यूटन इन एयर। 1000 centimeter cube of water weighs 10 Newton. What will be the upthrust on the metal block when it is fully submerged in water? ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम एक जो है मेटल ब्लॉक लेते हैं जिसका जो है वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और उसका वेट है 20 न्यूटन एयर में, हवा में। अब उसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जो ये हमारा ब्लॉक था, उसे हम 1000 सेंटीमीटर वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा कि उसका वेट 10 न्यूटन हो रहा है। तो उसका अर्थस्ट क्या होगा, मतलब जो पानी जो धक्का लगाता है, पुश करता है, वो क्या होगा? तो हमने यहाँ 10 न्यूटन पे टिक किया क्योंकि उसका अर्थस्ट 10 न्यूटन ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम ट्रू लिखेंगे और फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ओनली एक्ट व्हेन टू थिंग्स आर एक्चुअली टचिंग। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जब ही एक्ट करती हैं जब दो जो फोर्सेस होती है टच करती हैं। कॉन्टैक्ट का ही मतलब हुआ कोई चीज को एक दूसरे से जोड़ना या फिर पास लाना, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर टी लिखा है। नंबर 2, इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू लिफ्ट अ बैग ऑफ एप्पल। 1 न्यूटन फोर्स लगती है किसी भी एप्पल के बैग को उठाने में। ऐसा थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी है एप्पल हो सकता है एक हो, या एप्पल्स की बात हो तो हो सकता है दो हो, ज्यादा थोड़ी हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें बताया नहीं जा रहा कि कितने एप्पल्स हमने उठाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे हैं। नंबर 3, इट इज अपथ्रस्ट फॉर वाटर दैट कीप्स अ बोट फ्लोट। अपथ्रस्ट होता है वाटर में जो एक बोट को तैरने में मदद करता है, ऊपर रहने में मदद करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम यहाँ टू लिखेंगे। 4, ships float higher in sea water than fresh water because sea water is denser than fresh water. सी वाटर जो समंदर होता है इसमें जो है शिप जो होते हैं वो अच्छी तरह से फ्लोट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वाटर सी का जो होता है वो डेंसर होता है बनिस्बत फ्रेश वाटर के मुताबिक, मतलब मीठे पानी से। तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। Number 5, elastic band can only be stretched a few times before they lose their elasticity. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इलास्टिक बैंड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जब 2-3 दफा हम जो है उसको खींचेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देगा? नहीं, जब भी हम रबर बैंड को खींचते हैं, जितना भी खींचें, वो आपसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप इस तरह सारे अपना वर्किंग प्रॉपर तरीके से करेंगे। जैसे हमारा लास्ट चैप्टर जो बाकी था पहले वो करेंगे, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और दिए गए वक्त पे दी गई डेट्स के मुताबिक आपने सबमिट कराना होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।